ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਮੌਜ਼ਮ ਫਖਰ में खुश आमदेद। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। अब तेरा क्या होगा नेतन्याहू। ले जनाब, नरेंद्र मोदी के बाद अब नेतन्याहू ने भी अपनी शामत को आवाज़ दे दी है और उसको हाथ हिलाकर बुला लिया और कहा है कि भैन आ जाओ, ताड़ी बड़ी याद आ रही है। क्योंकि जो गलती नरेंद्र मोदी ने की थी, पाकिस्तान को उकसा कर अपनी शामत अमाल को बुलाया, और उसके बाद आज तक नरेंद्र मोदी और इंडिया पाकिस्तान से अपनी शामत बनवाने के नतायज भुगत रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी की कार्बन कापी नेतन्याहू या नेतन्याहू की कार्बन कापी नरेंद्र मोदी, दोनों के साथ अब एक जैसा ही सलूक होना होगा। क्योंकि अगर आप बुलाएं यानी अपनी शामत को बुलाएं और शामत ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। खबर यह है कि इसराइल ने पहली मर्तबा बराह रास्त पाकिस्तान के मफादात को हिट किया, पहली मर्तबा बराह रास्त। और इस सारे वाक़े में इसराइल ने बहीरा एमर की समुद्री हदूद में पाकिस्तान के तिजारती जहाज़ जिस पर सैकड़ों टन एलपीजी लोड थी को ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की शिप पर मौजूद जो एलपीजी का एक कार्गो था उसके अंदर खौफनाक आग भड़क उठी, जिसको जहाज़ पर मौजूद पाकिस्तानी अमले ने अपनी जान पर खेल के बुझाया और जहाज़ को भी डूबने से बचाया। अब किसी भी कार्गो जहाज़ पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जहाज़ पर इसराइल की तरफ से हमला वो तो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और अब इसके बाद डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की तरफ से बहीरा एमर और बहीरे अरब में पाकिस्तानी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने का ना सिर्फ फ़ैसला कर लिया गया है, बल्कि ये ख़बर भी मौजूद है कि पाकिस्तान ने इस अहम तरीन तिजारती रूट की हिफाजत के लिए सऊदी शहर है तबूक की एयर बेस पर अपने जंगी तैयारे तैनात करने का फ़ैसला कर लिया है, ताकि वहाँ पर रहते हुए इस अहम तरीन तिजारती रूट पर नज़र भी रखी जा सके, उसकी हिफाजत भी की जा सके, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं और इस वाक़े के डिप्लोमेटिक असरात किस हद तक हमारे सामने आएंगे। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, अब तो ये खुल के बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान अब मशरिक़ वुस्ता में ना सिर्फ मौजूद रहेगा, बल्कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजी ताकत के बल के ऊपर, अपनी जंगी सलाहियतों के बल के ऊपर मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने के लिए भी भरपूर कोशिशें करेगा। और ये डेवलपमेंट इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से UN के ये जो सालाना इजलास था उसके मौके पर जो मुस्लिम ममालिक के एक वफ्द के साथ मुलाकात की थी, जिसमें गज़ा में और ख़ासतौर पर फ़लस्तीन में अमन के लिए 21 नकाती उनकी तरफ से एक रोड मैप सामने आया था। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शिक ये थी कि गज़ा की सिक्योरिटी के लिए मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब की सरबराही में एक मुश्तरका फ़ोर्स तश्कील देंगे और वो फ़ौज जो है वो गज़ा का कंट्रोल भी संभालेगी और गज़ा में रहते हुए वहां पर अमन को भी बरकरार रखेगी। और अगर सऊदी अरब की क़यादत में ये फ़ौज बन रही है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान उस फ़ौज का एक डेफिनेट हिस्सा होगा। अब इसराइल ने जो है वो वाज़े तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज की मुस्लिम ममालिक की फ़ौज में शमूलियत की मुखालफत की है। न्यूयॉर्क की जनरल असम्बली के इजलास के बाद नेतन्याहू
न्यूयॉर्क के जिस होटल में मुकीम थे वहाँ पर रात गए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके खुसूसी मुशीर हैं बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ ने ये मुलाकात के बाद नेतन्याहू से मुलाकात की थी, ये 6 ममालिक के जो हैं सरबराहान, उनसे मुलाकात के बाद। और स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू के साथ मुलाकात में ये जो डोनाल्ड ट्रंप का 21 नकाती प्लान था उससे नेतन्याहू को आगाह भी किया था, और नेतन्याहू को इस बारे में बता दिया गया था अमेरिकन पर्सपेक्टिव कि इस पॉइंट ये जो पीस का जो एक प्लान तैयार किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस सारी सूरत हाल में अपनी अलग से उनकी एक सोच है, वो उसी सोच को लेके जा रहे हैं। अगर आप नेतन्याहू की जनरल असम्बली में तकरीर का मुलाहिजा करें तो वहाँ पर भी ये बात वाज़ेह है कि नेतन्याहू इस वक्त जिस स्टूपिडिटी की हाइट पे है वो वहाँ से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। अपने खिताब में जो कि जनरल असम्बली का एक खौली हाल था जिस पे उसने खिताब किया, क्योंकि बेशतर ममालिक ने और अहम तरीन ममालिक ने नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने तकरीर किया और इस बात का उसने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया कि मैंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, मैंने इस्माइल हानिया को मार दिया, मैंने याह्या संवार को मार दिया, मैंने गज़ा को जो है वो टेररिस्ट से पाक कर दिया बकौल उसके। और उसके साथ साथ उसने इस बात का भी जिक्र किया कि मैंने यमन में हुसी बागियों को भी आधे से ज़्यादा उनको भी ठिकाने लगा दिया है। और इराक़ के बारे में उसका ये कहना था कि वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं वो लोग जो मज़ामत करते हैं, लेकिन उन्होंने अगर इसराइली मफादात को ज़ख्म पहुँचाई तो हम इराक़ में भी हमला करेंगे और इराक़ में भी इसराइल के मुखालिफ काम करने वालों को जो है वो अंजाम तक पहुँचाएंगे। शाम का जिक्र करते हुए उसने कहा कि जनाब शाम के अंदर बशारुल असद की हुकूमत को तब्दील कर दिया गया और अहमद अल शरा जो है वो इसराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये है कि उसने वाज़ेह तौर पर इस एजेंडे का इजहार किया कि जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसको मैं टारगेट करूंगा और उसको मैं निशाना बनाऊंगा। अब पाकिस्तान के हवाले से ये जो मैंने इतनी लंबी आपके साथ बात की है वो एक बैकग्राउंड आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से गज़ा के हवाले से एक पीस प्रोसेस को इनिशिएट करने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और वहाँ पर इस्लामी ममालिक की फ़ौज को तैनात करने की कोशिश की जा रही है, इसराइल नहीं चाहता कि उस फ़ौज के अंदर पाकिस्तान शामिल हो। लिहाजा जानते बूझते हुए पाकिस्तान को उकसाकर वो ये चाहता है कि वो इस बात को पोर्ट्रे करे कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन है और पाकिस्तानी फ़ौज की मैं अब इसराइल से महज 1 मील की दूरी पर उसकी मौजूदगी को जो है वो गवारा नहीं करता। ये जो वाक़या हुआ है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया, ये 17 सितंबर 2025 को पेश आया। पाकिस्तान का एक जो है मर्चेंट नेवी का एक जहाज़ LPG को लेकर आ रहा था पाकिस्तान और रास्ते में उसने यमन में भी कुछ अपने कार्गोज को उतारना था, क्योंकि ये मर्चेंट नेवी के जो भी जहाज़ होते हैं इसमें महज किसी एक मुल्क का साजो सामान जो है वो लोड नहीं होता। मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जो कि उसके रूट पे आते हैं वहाँ पर वो लंगर अंदाज होता है, उनका लोड उतारता है, नया सामान अपने पे भरता है और फिर दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। इसीलिए ये जो कार्गो जहाज़ था पाकिस्तान का, खान शिपिंग ये एक कंपनी है, ये उसका जहाज़ था और ये कराची से पाकिस्तान से रवाना हुआ था अपने ये चीज़ें लेकर। वहाँ पर जहाँ पर उसने जाना था वहाँ पर उन चीज़ों को ऑफलोड किया, नए सामान को वहाँ पर रखा जिसमें LPG के कार्गोज भी मौजूद थे। यमन के अंदर इस जहाज़ को लंगन अंदाज होना था क्योंकि यहाँ पर उसने कुछ सामान को उतारना था। इस जहाज़ के ऊपर 27 लोग सवार थे मजमूई तौर पर, जिनमें से 24 पाकिस्तानी थे और इस जहाज़ के कैप्टन का नाम कैप्टन मुख्तार अकबर है, जबकि अमले में 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शहरी भी शामिल था। ये जहाज़ अपना सामान लेकर जब यमन की बंदरगाह रासुल ईसा जो कि बहीरा एमर के ऊपर बनाई हुई है, यमन एक ऐसा मुल्क है जो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वो उसको 2 समुंदर लगते हैं, एक जानिब उसको बहीरा एमर लगता है, दूसरी जानिब उसको बहीरा अरब लगता है जो है वो पाकिस्तान जहाँ पे है बहरे हिंद। अच्छा, यहाँ पर ये जहाज़ रासुल ईसा बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ और इसी दौरान
इसराइल की तरफ से अटैक किया गया और इसराइल की तरफ से बंदरगाह को निशाना बनाया गया, मिसाइल्स भी फेंके गए और ड्रोन अटैक्स भी किए गए। एक ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की शिप जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, वो ड्रोन स्पेसिफिकली आकर पाकिस्तान के इस जहाज को हिट करता है, जिसके बाद वहां पर आग भड़क उठती है। पाकिस्तानी जो अमला है इस जहाज का, वो यमनी हुक्काम से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि जनाब हमारे पास इतना साजो सामान मौजूद नहीं है कि हम इस आग को बुझा सकें, आप हमारी मदद करें ताकि इस कंटेनर, इस जहाज़ के ऊपर एलपीजी की एक बड़ी मिकदार यहाँ पर मौजूद है, कई मेट्रिक टन बताया ये जाता है कि यहाँ पर ये जो है मौजूद है एलपीजी, और अगर ये एलपीजी यहाँ पर फट गई तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और इतना नुकसान हो जाएगा जो कि नाकाबिले बयान है। जहाज़ के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इस बंदरगाह का भी कुछ नहीं बचना। पाकिस्तानी मौक़िफ़ सुनने के बाद यमनी हुकाम ने पाकिस्तान के इस शिप से कहा कि आप अपने लंगर उठाएं और इस जहाज़ को ले जाएं समंदर में ताकि वो अपनी बंदरगाह को बचा सकें। और इसी दौरान जो है वो जो पाकिस्तानी जो अमला था उसने इस आग को बुझाने की कोशिश की। खैर आग बुझ गई और उसके बाद जो है वो अमले को जो है वो यमनी हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया ताकि उनसे दीगर पूछगिछ की जाए। अलबत्ता फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बजरिया सऊदी अरब यमन के साथ राब्ता किया गया और फिर ये जो जहाज़ है ये वहाँ से रिलीज़ भी कर दिया गया। ये अब यमनी समुद्री हदूद से निकल चुका है, बहुत जल्द पाकिस्तान पहुँच जाएगा और इसका अमला भी पाकिस्तान पहुँच जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा ही संगीन इक़दाम है जो कि इसराइल की तरफ से उठाया गया है। अब इसके बाद अगर आपको याद हो तो ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके अंदर ये जो समुद्री तिजारत है इसकी हिफाजत को भी इंश्योर करना उसके अंदर तयशुदा अमूर में शामिल है। लिहाजा तबूक एयर बेस के ऊपर अब पाकिस्तानी जंगी जहाज़ भी तैनात होंगे ताकि इस तिजारती रूट पर नज़र रखी जा सके। अगर आप गौर करें तो ये वो जो सारा मंजरनामा है ये मैंने इस वजह से आपकी खिदमत में रखा है ताकि आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाए कि इसराइल इस वक्त कौन सी लाइन को टो कर रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि मुस्लिम ममालिक मिलकर गजा का कंट्रोल संभाले, उसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी शामिल हो, और यही वजह है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात भी हुई, फिर अलग से उनको भी वाइट हाउस विज़िट कराया गया ताकि मुख्तलिफ अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया जाए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसराइल इस वक्त अमेरिका के हवाले से भी या अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, और उसकी वजह बड़ी सीधी सी है कि अमेरिकी मीशत को जो ताकतवर बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रोल करते हैं वो सारे के सारे यहूदी हैं। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी यहूदियों का कंट्रोल है और अमेरिकन खारजा पॉलिसीज़ भी यहूदी बनाते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के सिनेरियो में जो नेतन्याहू है वो मुमकिना तौर पर जो इशारे सामने आ रहे हैं उसमें तो ये बात वाज़े नज़र आती है कि अमेरिका को खातर में नहीं लाता। आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी डेलीगेशन से मुलाकात के बाद वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने जर्नलिस्टों के साथ एक मुख्तसर सी गुफ्तगू भी की थी, और उस गुफ्तगू में वाज़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने, और बाद में उसने ये जो है ना अपना ट्रुथ सोशल उसके ऊपर शायद उसने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उसका ये कहना था कि मैं इसराइल को मगरबी किनारे को यानी उसके इंज़माम की मुखालफत करता हूँ और मैं इसराइल से कहता हूँ कि वो मगरबी किनारे को अपने अंदर जम ना करे। और वो इस बात का भी उन्होंने इजहार किया कि बस अब बहुत हो गया है, अब गज़ा के हवाले से भी ये जो है ना इसराइल को अपने कदम रोक देने चाहिए। नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान गज़ा में जो बाकी स्ट्रक्चर बच गए थे उनको हिट किया गया,
اور تقریباً 48 گھنٹے کے اندر غزہ میں جو باقی ماندہ سٹرکچرز تھے جہاں پر فلسطینی رہ رہے تھے ان کو گرایا گیا، اور 2 دن کے دوران اب تک تقریباً 74 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں اسرائیل کے ان اٹیکس کے بعد۔ اور یو این کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نے مغربی کنارے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی، بلکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ کیا امریکی القاعدہ کو نیو یارک سے 1 کلومیٹر دور اپنے لیے ایک الگ شہر بسانے کی اجازت دیں گے؟ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے، اور یہ مثال دینے کا مقصد نیتن یاہو کا یہ تھا کہ وہ دنیا کو یہ بات باور کرائے کہ وہ اسرائیل کے قریب کسی فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ جو پیس پرپوزل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سامنے آئی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیس پرپوزلز بھی کامیاب ہوں گی، اور جو نیتن یاہو ہے وہ امن کی طرف آئے گا، کیونکہ وہ امن لانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھے، فلسطینی ریاست کو ہمیشہ کے لیے اس کے آپشن کو، اس کے چیپٹر کو کلوز کر دے، اور پورے فلسطین کو اسرائیل کے اندر شامل کر کے یروشلم کو اپنا دارالحکومت ڈکلیئر کرے، اور مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرے، اور اپنے لیے جناب ایک جسے کہتے ہیں نا اپنے ملک کے اندر یا اپنے یہودی مذہب کے اندر اپنے لیے ایک مقام پیدا کرے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو تنازع ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کو نشانہ بنانا اس کارگو شپ کو ہٹ کر کے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پرسپیکٹو میں یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کو اکسا کر رد عمل دینے پر مجبور کیا جائے، اور اس کے بعد یہ جو امن فورس اگر غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی تو اس میں پاکستان کی شمولیت کا راستہ روکا جائے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔